हाय जिग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये मूवी क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ पे आधारित है और इस मूवी में मेन रोल किया है विल स्मिथ ने। ये कहानी एक बाप और बेटे की है और उनके स्ट्रगल्स की है। इस पिक्चर में विल स्मिथ का मेन रोल है और उनके बेटे ने, जो रियल लाइफ में भी उनके बेटे हैं, उन्होंने इस पिक्चर में भी उनके बेटे का रोल किया है। पहले हम इस मूवी की कहानी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस पिक्चर को रियलिटी में जो हुआ था उसके साथ कंपेयर करेंगे। कहानी शुरू होती है विल स्मिथ से, जो अमेरिका में एक मिडिल क्लास इंसान है, एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास इंसान है। ये अपनी एक पार्टनर और अपने एक बेटे के साथ रहता है जो 5 साल का है। वहां पे अपना रोज का खर्चा निकालने के लिए ये एक बहुत स्पेशल टाइप की मेडिकल डिवाइस बेचता है। इस डिवाइस का नाम है बोन डेंसिटी स्कैनर या BDS। ये एक बहुत छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है जिसको डॉक्टर यूज करते हैं पेशेंट्स की बोन डेंसिटी को स्कैन करने के लिए। विल स्मिथ के कैरेक्टर का नाम क्रिस गार्डनर होता है और मूवी में ऐसा दिखाया है कि क्रिस इतना ज्यादा एक्साइटेड था इस मशीन के बारे में जब ये मशीन नई नई आई थी और इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि उसने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स, जितनी भी उसकी पैसे थे सेविंग्स में, सारे पैसे डाल दिए ये मशीन खरीदने में और अपने घर पे बहुत सारी BDS मशीन से इकट्ठा कर ली, इस उम्मीद में कि ये मशीन को बेचेगा और बहुत अमीर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सोने की मुर्गी है और आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन इसको घर पे रख के सारे अंडे निकाल लूं एक साथ, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसने मशीन तो बहुत सारी खरीद के रख ली, बट बाद में उसको पता चला कि पहली चीज, डॉक्टर्स इस मशीन को खरीद ही नहीं रहे क्योंकि ये ट्रेडिशनल एक्सरे मशीन जो होती हैं उससे थोड़ी सी बेहतर है और बहुत ज्यादा महंगी है। और फिर क्रिस ने नोटिस किया कि उसकी मशीन अब बिक ही नहीं रही हैं। अब क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स इस मशीन को खरीदने के लिए डाल दी थी, तो उसके पास पैसा बचा नहीं है और धीरे धीरे वो इंसान एकदम गरीब हो जाता है। इसी सब मुश्किल के समय में उसकी अपने पार्टनर के साथ, जो उसके बच्चे की माँ थी, उसके साथ भी टेंशन होने लगती है, इनमें हमेशा लड़ाई होने लगती है। एक दिन क्रिस ऐसे नॉर्मल रास्ते पे जा रहा था और उसने देखा कि सामने एक फेरारी खड़ी है, उसमें से एक अमीर सा दिखने वाला इंसान निकल रहा है। तो क्रिस उस आदमी के पास गया और अपने टिपिकल अमेरिकन अफ्रीकन स्टाइल में कहा, मैन आई गॉट 2 क्वेश्चंस फॉर यू, व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू इट। जबकि मैं अच्छा कर नहीं पाता हूँ फिर भी मुझे अमेरिकन अफ्रीकन एक्सेंट करना बहुत अच्छा लगता है। बट एनीवे, वो इंसान उसको बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। तो क्रिस उसको बोलता है कि हाँ स्टॉक ब्रोकर, हाँ ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसके लिए कुछ बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई करनी पड़ती होगी ना, कॉलेज जाना पड़ता होगा। तो इंसान कहता है नॉट रियली, कॉलेज नहीं जाना पड़ता, तुमको सिर्फ 2 चीज आनी चाहिए, तुम्हें लोगों और नंबर्स, इन 2 चीजों के साथ अच्छा होना होता है और तुम स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। तो क्रिस को लगता है कि यार ये सब अमीर हैं, सब खुश लग रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक ब्रोकर बनना चाहिए। और यहां से उसके मन में वो कीड़ा जाता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। अपने मन में ये सोच के, ये विचार लेके वो घर पे जाता है, अपनी पार्टनर को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉक ब्रोकर बनता हूँ। तो उसकी जो पार्टनर थी वो बिल्कुल ही मतलब नेगेटिवली रिएक्ट करती है और बोलती है कि स्टॉक ब्रोकर नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मतलब सरकास्टिकली उसको बोलती है कि तुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है, एस्ट्रोनॉट नहीं बनना, मतलब उसका मजाक उड़ाती है। एनीवे, स्टॉक ब्रोकर्स को जनरली मूवीज में बहुत अमीर और बहुत खुश दिखाया जाता है। तो स्टॉक ब्रोकर्स एक्चुअली क्या करते हैं और इनका एग्जैक्टली काम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले मैं आपको पिक्चर की कहानी बता देता हूँ। क्रिस एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में अप्लाई करता है एक इंटर्नशिप के लिए, बट उसको पता चलता है कि वो इंटर्नशिप अनपेड है। उस इंटर्नशिप में 30 लोग रहेंगे, 30 लोग को सेलेक्ट करेंगे वो लोग, और वो 30 के 30 लोग फ्री में काम करेंगे, उनकी इंटर्नशिप पेड नहीं रहेगी। और उन 30 लोगों में से किसी एक बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा फाइनली, जो उस कंपनी में एक फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगा और उसको सैलरी मिलेगी। इस सब के बीच में उसकी और उसकी पार्टनर के बीच में टेंशन चल रही थी, तो वो भी उसको छोड़ के चली जाती है एक दिन। बट क्रिस कहता है कि जो बेटा है मेरा वो मेरे साथ रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि क्रिस अपने घर को पेंट कर रहा था अंदर, तो सडनली उसके घर पे पुलिस वाले आए और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। तो क्रिस बोल रहा है कि यार मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं। तो वो जाके उसको पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि तुमने अपने पार्किंग टिकट्स पे नहीं किए हैं। अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर आपने कहीं गाड़ी पार्क की है और वहां पे पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग है वो, तो वहां पर नॉर्मली पुलिस वाले आके आपकी गाड़ी पे एक टिकट सा डाल देते हैं। तो उस टिकट में एक फाइन होता है और वो फाइन आपको पे करना होता है सरकार को। तो ऐसे बहुत सारे पार्किंग टिकट्स क्रिस ने पे नहीं किए थे, इसीलिए पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब वो जेल में होता है और अगले दिन उसका उस ब्रोकरेज फर्म में इंटरव्यू है जहां पे उसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। सुबह सुबह जेल से उसको जमानत होती है और वो भाग के, लिटरली दौड़ के जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। तो उसने पता है कौन से कपड़े पहने थे? वो कपड़े जो घर में पहन के वो घर को पेंट कर रहा था, वो गंदा सा जैकेट, पैंट और सब में पेंट के छींटे लगे हुए हैं, वो कपड़े पहन के वो इंटरव्यू के लिए आता है, फॉर्मल इंटरव्यू के लिए। आप सोचिए कि हम इंटरव्यू को कितना सीरियसली लेते हैं, हम कितना अच्छे से बन ठन के आते हैं, पर वो बंदा ऐसी हालत में जाता है। और उसमें भी एक बहुत फनी सीन है इस पिक्चर में, जब वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था अपना और लॉबी में बैठा था, तो बाकी सब लोगों को देखता है यार कि सब फॉर्मल कोट पैंट पहन के आए हैं
और वो एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ये पेंट करने वाला इंसान है। और उसका जैकेट भी खुला सा होता है और अंदर उसकी बनियान दिख रही थी। उसने वो अपना चेन जो जैकेट का जो जिप था वो भी बंद नहीं कर पा रहा था, वो भी अटक गया था। तो वो जैकेट का जिप भी खुला रहता है और वो ऐसे खुला कर करके वो फाइनली इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू में जाते ही वो बता देता है कि भाई मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया था, मैं जस्ट वहां से भाग के आया हूँ। और जो भी बोल के फाइनली वो इंटरव्यू में उन लोगों को इंप्रेस कर लेता है और उसको वो इंटर्नशिप मिल जाती है। यानी अब वो उन 30 लोगों में से एक है जो इस अनपेड इंटर्नशिप पे काम करेगा और ये उम्मीद करेगा कि उसको वहां पे फुल टाइम जॉब मिल जाए। पर अभी क्रिस की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है उसको, उसके पास जो BDS मशीन थी, बोन डेंसिटी स्कैनर, जिसको बेचता था, उसके पास एक मशीन बची थी। वो मशीन कोई लेके भाग जाता तो उसके पास वो मशीन नहीं रहती है और उसके पास खर्चा निकालने के लिए पैसे नहीं बचे। फिर उसकी पार्टनर भी उसको छोड़ के चली जाती है। वो बोलती है कि मैं ऐसी गरीबी में ऐसे नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। वो चली जाती है न्यूयॉर्क अपने बेटे को और क्रिस को छोड़ के। फिर क्रिस का मकान मालिक उसको घर से निकाल देता है, तो अब उसके पास घर नहीं है। तो वो अपने 5 साल के बेटे को लेके जाता है एक मोटल में रहने के लिए, छोटी सी जगह पे बहुत सस्ते में पैसे देके वहां पे रहने लगता है। फिर उसको झटका लगता है, अगले दिन उसको पता चलता है कि वहां के टैक्स रेवेन्यू सिस्टम ने उसके बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली कर दिया है। मतलब उसके पास अब बिल्कुल पैसे भी नहीं है बैंक में, पूरी तरह कंगाल है अब। तो अब उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है अकाउंट में, और जो एक उसकी मशीन बची थी जिसको बेच के कुछ पैसा कमा लेता, वो मशीन भी गायब हो गई है। पूरी तरह क्रिस एकदम रॉक बॉटम हिट कर चुका है, सड़क पे आ चुका है और उसके साथ एक 5 साल का बेटा भी है। इन सब तकलीफों के बावजूद क्रिस धीरे धीरे मेहनत करता रहता है और इन सारी तकलीफों के साथ दिन में कम सोता था और जब उसकी इंटर्नशिप पे वो जाता था तो एक्स्ट्रा काम करता था, पानी कम पीता था ताकि उसको टॉयलेट कम जाना पड़े। इन सारी तकलीफों के बावजूद क्रिस धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। उसका लक्ष्य बस ये था कि ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो और ये फुल टाइम जॉब मुझे मिले और कुछ ना कुछ करके मुझे ये समय बिताना है। तो घर तो उसके पास था नहीं रहने के लिए, तो क्या करता है, कई बार वो ट्रेन में बैठा रहता है, मेट्रो की ट्रेन में, और वहीं पे वो रात में सो जाता है ट्रेन के अंदर ही। फिर कई बार उसको वहां पे एक चर्च में शेल्टर होता है जहाँ पे गरीब लोगों को, जिनके पास घर नहीं होता, उनको रहने के लिए जगह मिलती थी। बट वो चर्च भी कुछ समय तक ही लोगों को दाखिल करता था, उसके बाद वो बंद कर देते थे कि इससे ज्यादा लोग हम नहीं ले सकते। तो वहां पे जाता था वो, कई बार उसको वहां पे भी जगह नहीं मिलती थी। और एक बार तो इतनी बुरी हालत होती है कि उसको अपने बेटे के साथ मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में एक दिन बिताना पड़ता है। इतनी बुरी हालत क्रिस की हो गई थी। बट फिर उसकी किस्मत का रुख पलटता है, उसको अपनी BDS मशीन जिसने चुराई थी, मशीन वापस मिल जाती है। उस मशीन को बेचता है और थोड़े से उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो वो पैसे लेके वो होटल में एक दिन जाके बिताता है। उसके बाद फाइनली इस सब स्ट्रगल के बाद उसको वो इंटर्नशिप भी मिल जाती है और इस तरह से क्रिस अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है और अब उसके पास घर है, उसके पास जॉब है और इतनी अच्छी जॉब है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। और अब फाइनली वो एक अच्छी रिच लोकेलिटी में रहने लगा। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये मूवी क्रिस गार्डनर के रियल लाइफ पे आधारित है। क्रिस गार्डनर ने अमेरिका के बहुत सारे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स में काम किया है, उनका खुद का भी एक फर्म है और अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा अमीर है। ये मूवी उनकी एक बुक पर आधारित है जो क्रिस गार्डनर ने खुद लिखी थी। उस बुक का नाम भी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस था। वो बुक भी बहुत कमाल की है। उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वो बुक आप खरीद सकते हैं। क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ के बारे में बात करें तो उसकी रियल लाइफ भी बहुत मुश्किल थी। वो बहुत सारे फॉस्टर होम्स में रहे थे और उनके फादर जो थे, फॉस्टर फादर, वो बहुत अब्यूजिव थे, तो उनका रिलेशनशिप अपने फॉस्टर फादर के साथ अच्छा नहीं था। तो बहुत मुश्किल बचपन बिताने के बाद उन्होंने एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक लैब असिस्टेंट की तरह काम किया। वो बनना चाहते थे डॉक्टर, बट वो जानते थे कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है और बहुत समय लगता है और इतना टाइम और पैसा उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लैब असिस्टेंट ही रहूंगा और मैं मेडिकल चीजें बेचूंगा। तो जो पिक्चर में दिखाया है कि वो BDS मशीन बेचते हैं, ये सच है। इस मूवी में वो जो सीन है जहां पे क्रिस गार्डनर की लाइफ पलटती है, जब वो उस फेरारी से निकलते हुए एक स्टॉक ब्रोकर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है, ये जो सीन दिखाया है ये क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ में भी हुआ था, बट थोड़ा सा अलग था। उनको ये इंसान एक पार्किंग लॉट में मिला था और वो इंसान इनसे बहुत खुश हुआ, बहुत बातें की और उसी इंसान ने फाइनली क्रिस गार्डनर को इस पूरी स्टॉक की दुनिया में एंट्री करवाई। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को बहुत रिच दिखाना होता है तो अक्सर वो कह देते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में काम करता है। यहाँ तक कि ये पिक्चर देखने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था कि क्रिस गार्डनर एक्चुअली कौन सी इंटर्नशिप कर रहा है, उसका काम क्या है। तो ये स्टॉक मार्केट का क्या सीन है, स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं ये स्टॉक के ब्रोकर होते हैं, यानी जो भी कंपनीज हैं आपकी कंट्री में लिस्टेड हैं जो स्टॉक मार्केट पे,
उन कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, बट अपने लिए नहीं, अपने कस्टमर के लिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, टीसीएस के शेयर्स खरीदने हैं इंडिया में, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप खुद खरीद सकते हैं या फिर आप एक स्टॉक ब्रोकर से कह सकते हैं कि मेरे लिए शेयर्स खरीदो। तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, आपके लिए शेयर खरीदेगा और आपसे कमीशन लेगा। वैसे ही जब आपको शेयर्स बेचने हैं तो भी आपका स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर्स बेचेगा और उस पर भी आपसे कमीशन लेगा। इसीलिए सेल और परचेज इन दोनों काम में स्टॉक ब्रोकर इन्वॉल्व रहते हैं और जनरली स्टॉक ब्रोकर्स बहुत अमीर रहते हैं। शेयर्स को शेयर मार्केट में खरीदने और बेचने के अलावा स्टॉक ब्रोकर्स का एक और इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो ये है कि वो आपको एडवाइस करते हैं कि इस कंपनी का शेयर खरीदो, इस कंपनी का शेयर बेचो। तो इस टाइप के एक्सपर्टीज के लिए भी स्टॉक ब्रोकर्स की बहुत जरूरत होती है। पर मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि स्टॉक ब्रोकर्स की लाइफ बाहर से देखने से बहुत ग्लैमरस लगती है, चकाचौंध वाली लगती है, इतना पैसा है उनके पास। बट ये भी बात आप जरूर ध्यान रखिए कि स्टॉक ब्रोकर्स का जो काम होता है वो बहुत बहुत टेंशन वाला होता है। मतलब आपको अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन का इतना ज्यादा ज्ञान होना चाहिए और अपने देश का जो स्टॉक मार्केट है उस पर लगातार आपको नजर रखनी होती है और आपको देखना होता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये पॉजिटिव जा रहा है, क्या नेगेटिव जा रहा है, और आप जो भी अपने क्लाइंट्स के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो फायदे में रहने चाहिए। कुल मिला के बहुत ही स्ट्रेस वाला काम होता है। बहुत सारी पिक्चर्स में स्टॉक मार्केट की थीम दिखाई है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हो गई, द बिग शॉट हो गई, हिंदी मूवीज में भी बहुत बार दिखाते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर था वो भी स्टॉक मार्केट में काम करता था, इसीलिए वो भी बहुत अमीर सा दिखाया था। बट आप कंसिस्टेंटली देखेंगे जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स को दिखाते हैं वो जनरली बहुत परेशान होते हैं और मतलब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। ये काम ही ऐसा है। क्रिस गार्डनर ने रियल लाइफ में भी ऐसे ही कंपनी के लिए अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए, बट वहां पे वो इंटर्नशिप कंप्लीटली अनपेड नहीं थी। मतलब उनको कुछ पैसा मिल रहा था बट वो पैसा काफी नहीं था क्रिस गार्डनर के लिए और उसके छोटे बच्चे के लिए, मतलब उनकी लाइफ चलाने के लिए उतना पैसा काफी नहीं था। ये भी सही है कि उनके जो पार्टनर थे वो उनको छोड़ के चली गई थी और वो जेल भी गए थे और वो इंटरव्यू के लिए गए थे, तो ऐसे खराब कपड़े में गए थे। सारे सीन्स बिल्कुल सही दिखाए हैं पिक्चर में। ये मूवी एक कमाल की अनुपम उम्दा पिक्चर है। मैं उतने एडजेक्टिव्स भी यूज नहीं कर सकता जितनी इस पिक्चर की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। इस पिक्चर में ना सिर्फ एक मिडिल क्लास इंसान के स्ट्रगल की कहानी दिखाई है, बट उसी इंसान की अपने 5 साल के बेटे के साथ जो रिलेशन है, फादर सन का रिलेशनशिप भी बहुत ही प्यारे और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है। इस पिक्चर में मेरे बहुत सारे फेवरेट सीन्स हैं जो मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। उसमें से मेरा फेवरेट सीन जो है वो ये वाला है कि जब क्रिस अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और उसका बेटा बार बार बॉल को बास्केट में डाल दे रहा था, तो क्रिस उसको बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे कर ले रहे हो, आराम से बॉल बास्केट में डाल दे रहे हो, बट तुम इसको आगे नहीं कर पाओगे। रियल लाइफ में जब तुम बड़े हो गए तो तुम इतना अच्छा खेल नहीं पाओगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, तुम कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे। ऐसे बोल के उसको डिमोरलाइज करता है अपने बेटे को। तो उसका बेटा बोलता है हाँ जब कोई फायदा नहीं है, तो वो बॉल को साइड में फेंक देता है और फिर क्रिस उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे या फिर किसी भी और को कभी भी ये मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारा पैशन है, उसको फॉलो करो और कोई भी चीज तुमको अपने लाइफ के लक्ष्य को पाने के लिए रोक नहीं सकती। ये बात हमेशा याद रखना। ये सीन इतना पावरफुल है और इतना इमोशनल है, जब आप इसको पिक्चर में देखेंगे तो आप एकदम इंप्रेस हो जाएंगे। दूसरा इस पिक्चर का एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत इमोशनल सीन है वो। उसके पास घर नहीं था रहने के लिए, तो वो मेट्रो स्टेशन पे जाके एक वॉशरूम में अपने बेटे के साथ बैठ जाता है और वहीं पे सोता है और उसको रोना भी आ रहा था कि मेरे पास घर नहीं है और वॉशरूम में उसको रात बितानी पड़ रही है। तो वो भी सीन अगर आप देखेंगे तो शायद आपको पिक्चर में रोना आ जाए। और एक हैप्पी और सैड सीन है इस पिक्चर का जो लास्ट में आता है, जब उसको जॉब मिल जाती है फाइनली, तो क्रिस के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है वो एकदम हड़बड़ा चुका है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसको जॉब मिल गई, उसका स्ट्रगल खत्म हो गया और वो फाइनली दौड़ दौड़ के जाता है अपने बेटे के पास, उसको हक करता है। और ये सीन भी बहुत स्वीट है, बहुत इमोशनल सीन है। ये पिक्चर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसको मैं 10 में से 9.5 नंबर्स देता हूँ। ये पिक्चर जिस बुक पर आधारित है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से आप बुक पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल और अनबिलीवेबल कहानी जानने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।